ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 21 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर, आराम से सुनिए। इंटरेस्टिंग सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड सारे फैक्ट है, तो नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। काफी सारी फ्री पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, तो उनको भी आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, 20 फरवरी 1987 को किन दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 20 फरवरी 1987 को पूर्वोत्तर के दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। एक है मिजोरम राज्य और सेकंड हो जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य। इसीलिए दोनों ही राज्य अपना फाउंडेशन डे जो है 20 फरवरी को मनाते हैं। ओके, देखिए अगर हम पीछे जाते हैं तो 1986 में दो एक्ट पास किए गए थे। एक एक्ट था 53 अमेंडमेंट एक्ट, ये 1986 का है, और इसके तहत 1987 में स्टेट का दर्जा दिया गया था मिजोरम राज्य को, और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। 53वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह डिसाइड किया गया कि विधानसभा सीटें कितनी होगी मिजोरम में, और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह भारत का 23वां राज्य बना। और इसी साल 55वां अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया था 1986 में, और इसके आधार पर 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का 24वां पूर्ण राज्य बना था। 23वां पूर्ण राज्य बना मिजोरम, और 24वां पूर्ण राज्य बना अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो एक्ट याद रखिएगा, स्थापना का डे हमारा क्वेश्चन था, तो ये 20 फरवरी 1987 में दोनों राज्य स्थापित हुए थे, तो 20 फरवरी को दोनों ही राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहां पर देखिए कैजुअल इंफॉर्मेशन देखें तो मिजोरम के गवर्नर हैं वीके सिंह वर्तमान में। यहां पर सीएम के पद पर हैं लालदू होमा। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात करें तो 40 सीटें हैं मिजोरम में। राज्यसभा की एक सीटें देखने को मिलती है, और लोकसभा की भी मिजोरम में एक सीट देखने को मिलती है। वहीं हम अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो यह राज्य थोड़ा बड़ा है। कैपिटल है ईटानगर। गवर्नर के पद पर केवल त्रिविक्रम परनायक देखने को मिलते हैं। सीएम के पद पर पेमा खांडू है बीजेपी के। यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या है 66, राज्यसभा की सीट है 1, और लोकसभा सीटों की संख्या है अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2। इजी। आगे, भारत किस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है? तो भारत रिसेंटली एक ऐसे अलायंस का मेंबर बना है जिसको लीड कर रहा है अमेरिका, और ये अलायंस का नाम है पैक्स सिलिका पैक्ट। पैक्स सिलिका अलायंस, आपको पता है पैक्स सिलिका अलायंस जिसको लीड अमेरिका कर रहा है, अमेरिका ने इसकी स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ल्ड में एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक ग्लोबल चेन बनाना, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वर्ल्ड को जोड़ने के लिए एक ग्लोबल चेन का निर्माण करना, यह उद्देश्य है पैक्स सिलिका का। तो इंडिया ने फाइनली इस पर साइन किए हैं, मैनिफेस्टो पर अपने साइन किए हैं। अभी जो एआई इंपैक्ट समिट नई दिल्ली में आयोजित की गई, वहां पर इंडिया ने इस मैनिफेस्टो पर सिग्नेचर किए। ओके, इस पहल से क्या होगा? रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, एआई, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इसमें इंडिया को काफी फायदा होने वाला है। हमारी जो चाइना पर डिपेंडेंसी थी, क्योंकि हम अधिकतर रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए, सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए चाइना पर ही पूरा वर्ल्ड इवन निर्भर करता था, तो चाइना पर ये जो निर्भरता है, अमेरिका ने इसे खत्म करने के लिए, चाइना की जो मोनोपोली है उसे खत्म करने के लिए पैक्स सिलिका अलायंस बनाया था लास्ट ईयर दिसंबर 2025 में। ये पिछले साल ही बनाए, ऑलमोस्ट 3 महीने पहले। तो दिसंबर 2025 में अमेरिका ने बनाया था पैक्स सिलिका अलायंस। अब इंडिया ने इस अलायंस को ज्वाइन किया है। पैक्स सिलिका, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव या अलायंस से चाइना की मोनोपोली को तोड़ने के लिए यूएसए ने से शुरू किया है। उद्देश्य वही है, एआई और सेमीकंडक्टर
के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना, ताकि चाइना से जो भी लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं इन चीजों को, उनके लिए अदर जो सोर्सेस है, अदर जो कंट्रीज है, उनके रास्ते खुले। 2025 में लास्ट ईयर ही ये बना है। और पहल की शुरुआत अमेरिका, मतलब 9 की मेंबर्स जो शुरुआती सदस्य उन्होंने की थी। इसमें एक तो यूएसए हो गया और इसके अलावा 8 और कंट्रीज पार्टनर थी। तो 9 देशों ने मिलकर दिसंबर में इसे बनाया है। अब काफी देश लगातार इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया ने भी इस पर अपने साइन किए हैं और इसका मेंबर बना है इस अलायंस का। अलायंस का नाम है पैक्स सिलिका, पैक्ट या अलायंस। 3 दिवसीय राजकीय ईंट खोरी महोत्सव का इनॉग्रेशन कहां किया गया है? 3 दिवसीय राजकीय ईंट खोरी महोत्सव, इसका इनॉग्रेशन किया गया भारत के झारखंड राज्य में। झारखंड में यह महोत्सव 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। तो इस साल ये 19 से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। 21 फरवरी तक, सॉरी, 19, 20 और 21। कल ये आज ये खत्म हो जाएगा। तो 19 से लेकर 21 फरवरी तक झारखंड में भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो कि झारखंड के जो चैत्र डिस्ट्रिक्ट है, इसके ईंटखोरी नाम के प्लेस पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्योंकि ये ईंटखोरी नाम के प्लेस पर है टेम्पल, तो ये जो महोत्सव है ना, रिलीजियन फेस्टिवल है, इसका नाम ही पड़ गया है ईंटखोरी महोत्सव। ठीक है ना। तो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है राधा कृष्ण किशोर, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है राजकीय ईंटखोरी महोत्सव का। इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए 3 धर्मों से इसकी मान्यता जुड़ी हुई है। एक्चुअल में आयोजित किया जाता है भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। तो स्पेशली हिंदू धर्म की मान्यताएं, 3 दिन तक हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा भी अगर हम ईंटखोरी नाम के प्लेस को देखते हैं, तो ये भारत में 3 धर्मों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है। कौन कौन से? तो एक तो हिंदू धर्म हो गया, क्योंकि भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स से। ठीक है। सेकंड, बुद्धिज्म। माना जाता है कि कभी गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के दौरान इस स्थान पर ईंटखोरी पर काफी समय रुके थे। और जैन धर्म के तीर्थकरों के बारे में भी यह माना जाता है कि जैन तीर्थकर भी समय समय पर ईंटखोरी नाम के प्लेस पर आए थे। तो झारखंड का ईंटखोरी 3 धर्मों का रिलीजियन प्लेस हो जाता है और यहीं पर भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स में राजकीय ईंटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। झारखंड में यह महोत्सव 2015 में शुरू हुआ था और अगले ही साल नेक्स्ट ईयर 2016 में झारखंड सरकार ने इसे राजकीय महोत्सव घोषित किया था। मतलब राजकीय महोत्सव मतलब राज्य की तरफ से भी इसे अनुदान दिया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य में वो रिलीजन आधारित जो टूरिज्म होता है उसको बढ़ाने के लिए इसको विकसित किया और यह महोत्सव अब समय समय पर आयोजित किया जाता है हर साल। अगर हम झारखंड के अदर फेस्टिवल की बात करते हैं, तो एक तो करम फेस्टिवल यह आयोजित किया जाता है झारखंड में। झारखंड के जो आदिवासी है, क्योंकि अधिकतर ट्राइब कम्युनिटी झारखंड में देखने को मिलती है, तो उनका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है करम फेस्टिवल के नाम से। एक सरहुल फेस्टिवल, इसमें झारखंड की ट्राइब साल वृक्ष की पूजा करती है, यह भी स्पेशली झारखंड में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। एक नवाखानी फेस्टिवल, नई फसल के आगमन पर सूर्य देव और अपने पूर्वजों को पूजने के लिए झारखंड के लोग मनाते हैं। और एक है भगता परब नाम का फेस्टिवल, है ना, ये भी वहां की ट्राइब्स मनाती है और बूढ़ा बाबा या बूढ़ा देव की पूजा करती है वहां की ट्राइब्स भक्ता परब नाम के फेस्टिवल पर। तो ये अलग अलग फेस्टिवल है, इसे भारत के अदर राज्य में जहां पर ट्राइब्स है ना, वो भी ऐसे फेस्टिवल मनाती है, लेकिन स्पेशली झारखंड की पृष्ठभूमि में काफी ये फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को ये राज्य बना था। ठीक है ना। रांची कैपिटल है झारखंड की। हेमंत सोरेन वर्तमान में सीएम के पद पर हैं और गवर्नर है संतोष गंगवार झारखंड के। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 81, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। इजी। तो क्वेश्चन जो हमारा था वो किससे था? वो एक फेस्टिवल से था जिसका नाम है राजकीय ईंटखोरी महोत्सव। कहां मनाया जाता है? क्वेश्चन ये आएगा। तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इस साल ये 19 से लेकर 21 फरवरी तक मनाया जा रहा है। ठीक है। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप एआई गुरु कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली ये जो कोर्स है ना, जो स्टूडेंट है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए काफी स्पेशल हमने प्लान किया है।
देखिए काफी स्टूडेंट होते हैं, उनको अपनी तैयारी में वो एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, एआई उनकी परफॉर्मेंस को, उनके स्कोर को किस तरीके से बूस्ट करने में मदद कर सकता है, ये सभी आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। तो आप स्मार्ट लर्निंग के लिए एआई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी चीजें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी इसे ज्वाइन करने के बाद। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी नॉमिनल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड या अदर किसी कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट एआई गुरु कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। तब तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहां स्थापित किया गया है? इंडिया में पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस, इसे स्थापित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। है क्या? देखिए स्पेशली यूरोपीय यूनियन का एक गेटवे ऑफिस है ना, नई दिल्ली में। दुनिया का पहला है, समझना, यूरोपीय यूनियन ने भी दुनिया में पहली बार इसे कहीं स्थापित किया है और यह स्थापित किया है नई दिल्ली में, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। ओके, यूरोपीय यूनियन से जितने भी देश से ट्रेड करते हैं, जितने भी उनके पार्टनर्स हैं, उन देशों में इंडिया पहला है, नई दिल्ली पहली जगह है जहां पर इस तरीके का ऑफिस खोला गया। वैसे लास्ट मंथ जब 16वां इंडिया ईयू समिट का आयोजन किया गया था ना, तब इसको अनाउंस किया गया था लास्ट मंथ जनवरी में, और अब फाइनली इसे ओपन किया गया है नई दिल्ली में। समझना पड़ेगा कि यह है क्या। देखिए, एक वन स्टॉप हब या सिंगल विंडो के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया गया है इंडिया के स्टूडेंट को, इंडिया के लोगों को। क्यों? देखिए काफी इंडिया के स्टूडेंट हैं, लोग हैं जो कि यूरोप की तरफ जाते हैं, यूरोप के देशों में जाते हैं, स्पेशली यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर हैं वहां पर विजिट करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए गए हों, रिसर्चर्स हो, या फिर अदर किसी सेक्टर के बिजनेसमैन हो, या अदर जो काम करते हैं। अब उनके लिए यूरोपीय यूनियन के देशों में उनको एक्सेस कैसे मिलेगा? अगर वो स्टूडेंट हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पढ़ाई के लिए कोई जा रहा है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उनको रिक्वायरमेंट चाहिए? अगर उनको कोई जॉब के पर्पस से जा रहा है तो किन जॉब में उनको अपॉर्चुनिटी है, या फिर जॉब के लिए उनके लिए क्या उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए? इन सभी की जो जानकारी है वो उनको इस विंडो पर मिल जाएगी, इस जगह पर मिल जाएगी, जिसे नाम दिया गया है यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस। नई दिल्ली में से खोला गया है। इससे क्या होगा कि काफी फ्रॉड होते हैं स्टूडेंट के साथ, स्पेशली यूरोप में हम आपको जॉब दिलवा देंगे, वहीं आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो ये जो स्कैम होते हैं वो खत्म करने में मदद मिलेगी। इंडिया के जो यूरोपीय देशों पर इंडिया का भी ट्रस्ट बनेगा, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह ही ये काम कर रहा है गेटवे। तो स्टूडेंट घर बैठे भी सारी डिटेल यहां पर चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी हो जाएगा यूरोपीय यूनियन के देशों में जाने के लिए इंडिया के लोगों के लिए। तो नई दिल्ली में यह ऑफिस खोला गया है। वॉइस एरा को किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? वॉइस एरा को लॉन्च किया गया है भाषिणी नाम के एआई प्लेटफॉर्म पर। अब यहां पर दो चीजें हमको समझना है कि एक तो वॉइस एरा क्या है और एक भाषिणी प्लेटफॉर्म क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉइस एरा की। देखिए नाम से समझ में आ जाएगा, एक वॉइस एआई स्टैक है, ओपन सोर्स, मतलब कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी इसमें सुधार कर सकता है। ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है, भारत के भाषिणी प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया गया है, भाषिणी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसे लॉन्च किया गया है। अगर इन शॉर्ट देखें तो वॉइस एरा एक प्रकार की ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी है जहां पर केवल वॉइस के जरिए, एक एआई टूल है, वॉइस के जरिए कोई भी व्यक्ति कनेक्ट कर सकता है, अपने क्वेश्चन पूछ सकता है और ह्यूमन और मशीन के बीच में संवाद स्थापित कर सकता है, केवल वॉइस के आधार पर, बिना टाइपिंग के। तो यह है वॉइस एरा। अभी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसको लॉन्च किया था, वॉइस एरा को, कि कोई भी किसी व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, केवल वॉइस के आधार पर वो मशीन से कोई भी व्यक्ति बात कर सकता है। अब इसे लिस्ट किया गया भाषिणी जो प्लेटफॉर्म है इस पर। ठीक है, पहले हम वॉइस एरा को ही पूरा खत्म करते। ओपन सोर्स से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी इसमें चेंजेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए, किसी स्पेशल ग्रुप के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। यहां पर सुधार भी किए जा सकते हैं इसमें,
अभी सबके लिए ओपन सोर्स के रूप में ओपन किया गया है। मल्टीलैंग्वेज मतलब भारत की अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें कोई भी व्यक्ति बात कर सकता है और ये भी उस रीजनल लैंग्वेज में ही व्यक्ति को जवाब दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ऐसा होता है, बहुत सारे क्षेत्रीय लोग हैं, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल ही बोल रहा है। अब वो एआई को कैसे यूज करेंगे, इंग्लिश तो उनको आती नहीं, तो वो अपनी ही बेसिक जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बोल के बता देंगे कि उनको क्या चीज चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो वॉइस ए रहा है वो भी उनको उसी रीजनल लैंग्वेज में जो भी नॉलेज है वो प्रोवाइड कर देगा। तो बहुत ही इजी एक्सेस हो जाएगा, हर व्यक्ति तक एआई की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकेगा। सेम भाषिणी प्लेटफॉर्म का भी मेन यही काम था। 2022 में भाषिणी प्लेटफॉर्म को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एक एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इंडिया की 22 भाषाओं में यह उपलब्ध है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में वो सारी 22 भाषाओं में कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। मतलब अपनी मातृभाषा में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज का लाभ ले सकता है। किस पर? भाषिणी प्लेटफॉर्म पर। अगर किसी को एग्रीकल्चर में कोई सलाह चाहिए, एजुकेशन के सेक्टर में कोई सलाह चाहिए, तो अदर जैसा मैंने आपको बताया वॉइस एरा, सेम भाषिणी प्लेटफॉर्म 22 लैंग्वेजेस में। तो 22 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बनाया था 2022 में, और इसी प्लेटफॉर्म पर अब लिस्ट किया गया है वॉइस एरा नाम का वॉइस एआई प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो एआई इंपैक्ट समिट हुई है नई दिल्ली में, वहीं पर इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? दिबांग बहुउद्देश्य हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या बहुउद्देश्य परियोजना, इसे बनाया जा रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अच्छा, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट जिनका उद्देश्य मतलब मल्टीपल उद्देश्य होते हैं, मल्टीपल पर्पस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी नदी पर डैम का निर्माण किया गया, डैम से एक तो टरबाइन लगाकर बिजली बनाई गई, एक उद्देश्य पूरा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मिली। सेकंड, नहरें निकालकर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की गई, एक और पर्पस पूरा हुआ। पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, एक और पर्पस पूरा हुआ। रिजर्वायर का निर्माण किया गया डैम के पीछे, जिससे टूरिज्म को आकर्षित करने में मदद मिली। मत्स्य पालन को उस रिजर्वायर में बढ़ाने में मदद मिली, है ना, मत्स्य पालन को प्रमोट किया गया। अलग अलग जो पक्षी हैं उनका वहां पर विकास किया गया, तो बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करने में मदद मिली, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद मिली। तो काफी सारे अलग अलग उद्देश्य होते हैं, ये कहलाते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ओके, तो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, समझना, क्योंकि विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा। तो दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इसका निर्माण किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है? एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश राज्य में एनएचपीसी ने इस प्रोजेक्ट की डाइवर्जन टनल 3 का निर्माण पूरा कर लिया है। मतलब अब यहां पर समझो कि डाइवर्जन टनल 3 क्या है। किसी भी बड़ी नदी पर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, तो पानी के रास्ते को मोड़ना पड़ेगा, फ्लो को मोड़ना पड़ेगा। उसके लिए रास्ता मोड़ने के लिए जो टनल बनाई जाती है, अलग अलग जो टनल का निर्माण किया जाता है, जब तक डैम पे काम चलेगा टनल से होता हुआ पानी निकलेगा। तो ये डाइवर्जन टनल 3 का निर्माण पूरा किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया, और यहां से अब पानी की सप्लाई जो मोड़ा गया है वहां से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका निर्माण किया जा रहा है एनएचपीसी के द्वारा, और निर्माण कहां किया जा रहा है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया गया है। किस नदी पर? दिबांग रिवर पर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता है 2880 मेगावाट। 12 यूनिट यहां पर लगाई जाएगी, और हर एक जो यूनिट है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 240 मेगावाट की। ओके, और डैम की हाइट है 278 मीटर तक। दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। मिलान कॉर्टिना 2026 विंटर पैरालंपिक के लिए रूस पर लगा प्रतिबंध किस संस्था ने हटाया है?
तो मिलान कॉर्टिना ये शहर है कहां के, ये शहर हैं इटली के। ओके, इटली की 2 सिटी में अभी विंटर पैरालंपिक का आयोजन किया जा रहा है, किया जाएगा नेक्स्ट मंथ मार्च में। तो यहां पर जो रशिया पर और बेलारूस पर जो प्रतिबंध लगा था इन पैरालंपिक में भाग लेने पर, वो हटा दिया है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने। ठीक है, 2014 से रशिया पर और बेलारूस पर यह प्रतिबंध लगा था, स्पेशली रशिया पर तो 2014 से लगा है, बेलारूस पर 2022 से लगा था, उसके आगे बात करेंगे। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों पर जो बैन लगा था पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने का, वो पूरी तरीके से हटा दिया है। अब आप बोलेंगे क्या सर रशिया और बेलारूस के प्लेयर भाग नहीं लेते थे क्या पैरालंपिक में? लेते थे, लेकिन ये जो क्या होता है, अगर किसी देश पर बैन लगाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाड़ियों पर भी बैन लगाए। जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो फिर किसी भी देश के, अगर जैसे देश पर प्रतिबंध लगाए तो उसके बाद वो किसी भी देश के फ्लैग के नीचे, है ना, नहीं खेलते, बल्कि एक इंडिपेंडेंट या फिर बोलते हैं न्यूट्रल एथलीट के रूप में वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो पैरालंपिक का जो फ्लैग होता है ना, उसी के नीचे वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो जीतते हैं तो उनके देश का जो नेशनल एंथम है वो नहीं बजता है। जैसे रशिया का कोई देश का खिलाड़ी जीत गया मान लो पैरालंपिक में, अब रशिया पर तो बैन लगाए, तो रशिया का नेशनल एंथम नहीं बजेगा, और अगर वो जीतता भी है ना, तो वो रशिया के फ्लैग को यूज नहीं करेगा, वो पैरालंपिक का जो फ्लैग होता है, जो भी गेम्स हो ना, उनका जो ऑफिशियल फ्लैग है उनके नीचे गेम्स को कंटिन्यू करता है। तो इन खिलाड़ियों को कहा जाता है न्यूट्रल एथलीट। आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, कभी कोई मेडल टेली आती तो उसमें न्यूट्रल एथलीट होते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं। तो रशियन प्लेयर बिना किसी पाबंदी के अब अपने देश के नाम से खेल पाएंगे, जीतेंगे तो उनके देश का नेशनल एंथम भी बजाया जा सकेगा। 2014 से रशिया पर यह बैन लगा हुआ था, तो इसके जो खिलाड़ी है 2014 से ही 2014 में एक सोची विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, तब से बैन है रशिया के प्लेयर पर। क्या हुआ था 2014 में, एक्चुअल में क्या हुआ था, जो सोची विंटर ओलंपिक जब आयोजित किए गए थे तो रशिया पर यह इल्जाम लगा था कि उनके खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग का यूज किया है, मतलब स्टेरॉइड लेकर उन्होंने खेलों में पार्टिसिपेट किया, जो ऑब्वियस सी बात है कि फेयर जो गेम्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है, उसके खिलाफ है। क्योंकि भाई नेचुरल तरीके से तो आप खेल खेल ही नहीं रहे हो, ऑब्वियस सी बात है स्टेरॉइड लोगे तो दूसरे प्लेयर से आपका परफॉर्मेंस हाई होगा, तो ये एक फेयर स्पोर्ट्स नहीं होता है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इन्होंने इस चीज को डिटेक्ट किया, फाइंड किया कि हाँ भैया रशिया ने ऐसा किया है, उसकी खुफिया एजेंसियों ने ये काम किया है। तो उसके बाद वाडा ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे, और उसके बाद जो रशिया के प्लेयर हैं वो न्यूट्रल एथलीट के रूप में ही खेल रहे थे अभी तक। तो न्यूट्रल एथलीट के रूप में अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ये तो था ही एक प्रॉब्लम। फिर 2022 में क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, तो इसके कारण भी रशिया को फिर से बैन कंटिन्यू रहा। क्योंकि देखिए क्या होता है, बीजिंग विंटर ओलंपिक आयोजित किए जा रहे थे। अब क्या होता है कि एक रूल होता है, यूनाइटेड नेशन का एक नियम है कि कोई भी गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं ना, तो गेम्स के समय 7 दिन पहले और गेम्स खत्म होने के 7 दिन बाद तक कोई भी किसी देश से युद्ध नहीं करेगा, ये एक नियम होता है। लेकिन जब 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक आयोजित हो रहे थे ना, तो इसी बीच में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, तो फिर वो जो प्रतिबंध कंटिन्यू था वो और कंटिन्यू रहा, और कड़े प्रतिबंध लगे, और 2022 से ये भी कंटिन्यू थे। लेकिन अब जाकर, और क्योंकि बेलारूस रशिया का मित्र है और यहां पर रशिया की मदद की थी बेलारूस ने, तो बेलारूस पे भी 2022 से प्रतिबंध था। अब इन पर प्रतिबंध हट चुका है। तो मिलान कॉर्टिना विंटर पैरालंपिक का आयोजन किया जा रहा है, 6 से लेकर 15 मार्च तक ये आयोजित किए जाएंगे नेक्स्ट मंथ। दोनों ही शहर मिलानो और कॉर्टिना इटली के शहर है, तो इटली में ये आयोजित होंगे। 79th मेडल इवेंट यहां पर आयोजित किए जाएंगे। अभी विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। जब इसकी मेडल टेली आ जाएगी तो हम विंटर ओलंपिक की कल के बाद मेडल टेली की बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद विंटर पैरालंपिक का आयोजन किया जाएगा इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा, जिसने रशिया और बेलारूस से प्रतिबंध हटाया है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी 22 सितंबर 1989 को स्थापित हुई थी। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, और एंड्रयू पर्सन्स इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं, जो कि ब्राजील से आते हैं।
संस्था का काम समझ में आ गया होगा, पैरालंपिक खेलों का आयोजन करवाना इंटरनेशनल लेवल पर। यह इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का मुख्य कार्य है। आगे चलेंगे। छठवीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की जा रही है? सिक्स्थ नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप है ना, राफ्टिंग मतलब पानी में जो चप्पू चलाते हैं ना, नाव जैसा, तो राफ्टिंग चैंपियनशिप है जिसका आयोजन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के डोडा में। अभी ये शुरू हुई है जम्मू कश्मीर के डोडा में राफ्टिंग चैंपियनशिप। 19 फरवरी 2026 को इसे शुरू किया गया था, 22 फरवरी तक ये आयोजित की जाएगी और इस बार इसका ये 6th एडिशन है, छठवीं नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप। इससे नॉर्मली ज्यादा क्वेश्चन राफ्टिंग चैंपियनशिप से हमने एग्जाम में देखे नहीं है, लेकिन कहां पर आयोजित हो रही है ये याद रखिएगा, और जब कोई जीत जाएगा तो हम बाद में मेडल टेली की बात करेंगे। तो डोडा जम्मू कश्मीर का प्लेस है ना, डोडा जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसका आयोजन करवा रहे हैं चिनाब रिवर में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आयोजन कहां हो रहा है नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का, तो यह आयोजन किया जा रहा है चिनाब रिवर में। ठीक है, चिनाब रिवर अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के बड़ाला चला पास से निकलती है, दो नदियों के रूप में, एक चंद्र और एक भागा। आगे इन्हीं का जो मिलन है चंद्र और भागा नदी का, वो चिनाब कहलाता है। चिनाब को वेदों में अस्किनी के नाम से पुकारा गया। ठीक है, ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। रूट देखें तो भारत में हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी नदी पर दुनिया का सबसे हाई ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। और सलाल डैम, बगलिहार डैम, दुल्हस्ती परियोजना, ये सारे डैम हमको चिनाब नदी पर ही देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब रिवर। आगे आ जाएं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, यह डे हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को। उद्देश्य नाम से समझ में आएगा, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना। सोशल जस्टिस मतलब इक्विलिटी को बढ़ावा देना पूरे वर्ल्ड में, है ना, इक्विलिटी को प्रमोट करना, भाईचारे को प्रमोट करना, सामाजिक न्याय को प्रमोट करना। सारे सामाजिक न्याय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल समझा जाएगा, है ना, और सभी को न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा, चाहे वो किसी भी तबके के हो, गरीब हो अमीर हो। तो ऑल ओवर सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना, जेंडर इक्विलिटी को खत्म करना, है ना, ह्यूमन राइट वायलेशन को खत्म करना और इसके खिलाफ लोगों को अवेयर करना, यह उद्देश्य वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस को मनाए जाने का। कब मनाया जाता है? हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस 2026 में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय दिवस की थीम है। अंतरराष्ट्रीय या विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम है। क्या है? रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया था कि 20 फरवरी को विश्व सोशल जस्टिस डे मनाया जाएगा या विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। अनाउंस ये 2007 में हो गया था, लेकिन पहली बार इसे मनाया गया था 20 फरवरी को 2009 में। तो 2009 से ये हर साल मनाया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने नेटिविटी कार्ड बिल की मंजूरी दी है? तो नेटिविटी कार्ड बिल की मंजूरी देने वाला राज्य है केरला स्टेट। ये एक प्रकार से डोमिसाइल है, समझना। अगर हम नेटिविटी कार्ड बिल की बात करें तो एक प्रकार का डोमिसाइल है जो कि केरला के मूल निवासियों को दिया जाएगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला के किसी भी मूल निवासी को यह दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर उनके डिजिटली मर्ज किए जाएंगे और फिर उनका ये कार्ड रिलीज किया जाएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, है ना, एक क्लिक पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोई भी राज्य का जो मूल निवासी है उससे रिलेटेड। इससे होगा क्या? एक सर्टिफिकेट जैसा ये है कार्ड। अगर हम देखें कि नेटिविटी कार्ड क्या है, केरला नेटिविटी कार्ड बिल क्या है, तो एक सर्टिफिकेट जैसा है जो कि ये बताएगा कि भाई ये जो जिस व्यक्ति के पास कार्ड है ना वो केरला का मूल निवासी है। तो इससे होगा क्या? केरला की एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स में और रिजर्वेशन में, इनमें
प्रायोरिटी दी जा पाएगी केरला के मूल निवासियों को। डोमिसाइल जैसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। केरला केरला का नेटिविटी कार्ड बिल, ठीक है। देखिए एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका या तो जन्म केरला में हुआ हो, ठीक है, और जिसने दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ली हो, इंडिया में सिटीजनशिप उसकी इंडियन हो और केरला में जन्मा हो, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा। अगर उसके पेरेंट्स या पूर्वजों में से कोई भी एक केरला में जन्मा हो तब भी उसे दिया जा सकता है। अगर जो लोग रोजगार या अन्य कारणों से केरला के बाहर चले गए लेकिन उनके पेरेंट्स केरला के मूल निवासी है तो ऐसे लोगों को भी दिया जा सकता है। उनके माता पिता अभी भी केरला के मूल निवासी, भले ही वो उनका बच्चा बाहर काम कर रहा है, तो उनको भी दिया जा सकता है नेटिविटी कार्ड। यदि कोई व्यक्ति भारत की सिटीजनशिप छोड़ देता है तो फिर उसको नेटिविटी कार्ड नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सिटीजनशिप दूसरे देश की हो गई। तो कार्ड कौन जारी करेगा? जो केरला में तहसीलदार होंगे, अलग अलग तहसीलों के, उनको कार्ड जारी करने की अथॉरिटी दी गई है। तो सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली ली जाएगी, किसी भी व्यक्ति की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह होगी और फिर उनका कार्ड जारी किया जाएगा। वैसे आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, लेकिन राज्य को यह अधिकार है प्रशासनिक कार्यों के लिए वो डोमिसाइल या फिर नेटिविटी कार्ड जैसे सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं ताकि मूल निवासियों को प्रायोरिटी दी जा सके जॉब्स में या अदर सेक्टर में। लेकिन सिटीजनशिप इंडियन ही रहेगी क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। क्लियर हो जाता है? तो केरला नेटिविटी कार्ड जारी करेगा। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है, सीएम है पिनराई विजयन। केरला में विधानसभा सीटें हैं 140, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा की सीटें हैं 9। इजी। तो यहां पर 21 फरवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए लोसर फेस्टिवल 2026 किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में से मनाया गया। कुनो नेशनल पार्क में 3 चीता शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 38। किस राज्य ने पहली बार भारत में टाइडल फ्लडिंग को स्टेट पैसिफिक डिजास्टर घोषित किया है? तो यह राज्य हो जाएगा केरला राज्य। चर्चा में रहा शाहपुर कंडी डैम किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर बनाया जा रहा है। समाचारों में रही विक्टोरिया झील किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया कृष्णा। हार्मुज स्ट्रेट किन 2 समुद्रों को आपस में जोड़ता है? तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करता है। भारत ने एम्स नई दिल्ली में को किस अंटार्कटिक स्टेशन से टेली रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफिक के माध्यम से जोड़ा है? तो यह कौन सा है? मैत्री स्टेशन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजी गई नई डिप्लोरा प्रजाति लेपिडोकेम्पा सिक्किमेंसिस किस क्षेत्र में पाई गई है? तो यह पाई गई है कहां पर? यह पाई गई है ईस्टर्न हिमालय में। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने यहां पर डिस्कस कर लिए, रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो यह रायगढ़। मलक्का स्ट्रेट किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। अंटार्कटिका पर भारत का पहला अनुसंधान संस्थान दक्षिण गंगोत्री है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो जाते हैं। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। रक्त चूसने वाली जोंक किस संघ से संबंधित है? जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? और लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? पहली रेलवे की यहां पर बात की जा रही है। तो तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन से ले लेना, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट करो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।